वेलकम टू लीगल गाइड 360 योर कंप्लीट लीगल कंपास में आप सभी व्यूअर्स और लिसनर्स का एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 96 एंड 97, धारा 96 एंड 97 BSA। बात अगर पुराने लॉ की करें तो सेक्शन 93 एंड 94 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, और हिंदी की बात करें तो 93, 93 एंड 94 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। पेटेंट एम्बिग्यूटी वर्सेस लेटेंट एम्बिग्यूटी के बारे में हम समझेंगे कि पेटेंट एम्बिग्यूटी क्या होता है, लेटेंट एम्बिग्यूटी क्या होता है। तो आज की जो सेक्शन है हमारी 93 और 94, ये पेटेंट एम्बिग्यूटी से रिलेटेड है। 96 एंड 97 नए लॉ की हो गई और पुराने लॉ में ये क्या हो गई, 93 एंड 94। चलिए शुरुआत करते हैं बगैर किसी देरी के। तो सेक्शन 96 भारतीय साक्ष्य अधिनियम और सेक्शन 93 जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन है 96 की, भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये बात करती है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू एक्सप्लेन और अमेंड एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट। ये कहती है कि कोई सपोज करो ये कोई डॉक्यूमेंट है, ये एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट। एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट मतलब लाइक ऐसे कि कोई चीज को लेके स्पष्टता नहीं है, लैंग्वेज ऐसी लिखी गई है कि उससे ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि यार ये चीज कितने की है, ठीक है। तो इस तरह की कोई चीज लिखी उसे कहेंगे हम एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट, जिसमें कोई चीज स्पष्ट ना हो। तो ये कह रहा कि ऐसे एविडेंस का एक्सक्लूजन करना मतलब अपवर्जन करना, उनको हटाना जो एक्सप्लेन और अमेंड कर दे एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट को। मतलब जो इस तरह का एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट है जिसको एक्सप्लेन कर दे कि यहाँ पे इसका मतलब ये है, या अमेंड कर दे, करने की परमिशन मांगे कि इसको अमेंड करके ये चीज। तो सेक्शन जो 96 है नए लॉ की, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की, और जो सेक्शन 93 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की, पुराने लॉ की, दोनों की डेफिनेशंस में कोई भी चेंज होने को नहीं मिलता है। दोनों की डेफिनेशन यही कहती है कि कोई एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट है उसमें अमेंड करनी और एक्सप्लेन करने की, एविडेंस को एक्सक्लूजन करने की बात करती है, ठीक। तो जो सेक्शन 96 थी वो अब 93 हो गई है। सेक्शन 96 नए लॉ में है और 93 पुराने लॉ में। पुराने लॉ में जो 93 थी वो अब नए लॉ के अंदर सेक्शन 96 हो गई। एक चीज तो ये याद रखनी है। अब लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले हम समझ लेते हैं कि पेटेंट एम्बिग्यूटी क्या होती है और लेटेंट एम्बिग्यूटी क्या होती है। एम्बिग्यूटी तो मैंने बता दी आपको, एम्बिग्यूटी मतलब अस्पष्टता, कोई चीज क्लियर ना हो। एम्बिग्यूटी का मतलब ये समझो। अब पेटेंट और लेटेंट का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जैसे ये ए है और ये बी व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, एक ये है एक ये बी है। इन दोनों ने ये एक डॉक्यूमेंट तैयार करा, एक कोई कॉन्ट्रैक्ट तैयार करा और इसके अंदर कुछ कंडीशंस लिखी। अब इसने ये लिखा कि इसका ये मकान है इतनी वर्ग जगह का, सपोज करो कि इसके पास ये मकान है 1 एकड़ का। अब इसने एक कंडीशन इसके अंदर डाल दी ए व्यक्ति ने कि मैं ये मकान अपना बेच रहा हूं 15, 16, 17 लाख का। तो लिख दिया इसने 15, 16, 17 लाख का। अब कभी ए और बी के बीच में डिस्प्यूट होता है तो यहां पे क्या है, डॉक्यूमेंट क्या हो गया, एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट होगा, क्योंकि इससे पता ही नहीं चल रहा है कि जो मकान है वो ए ने बी को कितने में बेचा है, 15 में बेचा, 16 में बेचा या 17 में बेचा, ठीक है। तो अस्पष्टता है यहाँ, ये तो क्लियर है कि मकान 15, 16 या 17 में से किसी एक में मकान, ये वाला मकान बेचा है, ठीक है। पर ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कितने का बेचा है। तो ये तो ही पेटेंट एम्बिग्यूटी। मतलब पेटेंट एम्बिग्यूटी मतलब चीज क्लियर होती है, अस्पष्टता क्लियर दिखती कि ये गलती है इसमें। अब इसमें गलती क्या दिख रही, जैसे 15, 16, 17, अब पता ही नहीं चल रहा कि 15 का बेचा है या 17 का बेचा है। तो ये तो हुई अस्पष्ट एम्बिगुअस, ठीक है, पेटेंट एम्बिग्यूटी हो गई। अब इसका समझ लेते हैं लेटेंट एम्बिग्यूटी क्या होती है। लेटेंट एम्बिग्यूटी में ये एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या क्या है, एक एग्रीमेंट किया। अब जो ए व्यक्ति है ये कहता है कि मेरी
सपोज करो करोल बाग के अंदर एक दुकान है जिसका क्या है, मेरी एक करोल बाग में खाली दुकान है, ठीक, मेरी, और मैं उसको बेच रहा हूं, तो बी उसको ले लेता है। तो यहां पे अब बी कहता है कि नहीं मेरी खाली दुकान जो है ना ये भी है, तो उसकी खाली दुकान और भी निकल आई। अब कितनी खाली दुकान होंगी इस तरह से जहां पे वो चीज बिल्कुल क्लियर ना करी जाए कि कौन सी दुकान की बात कर रहे हैं। जैसे किसी का कोई मकान बेचे कोई, अब बोले कि मेरा ये मकान यहाँ पे ऐसे खाली पड़ा, वो मैं आपको इतने पैसे का दे दूंगा, और आपने समझौता कर लिया। अब कौन सा मकान है, मतलब क्या है, इसमें जो एम्बिग्यूटी तो होगी पर छुपी हुई होगी, क्लियर स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो जिसमें क्लियर स्पष्ट दिखाई दे वो तो हुई आपकी पेटेंट एम्बिग्यूटी। जिसमें क्लियर स्पष्ट ना हो रहा हो, छुपी हुई दिख रही हो एम्बिग्यूटी, अस्पष्टता, तो आप उसे कहोगे लेटेंट एम्बिग्यूटी। इन दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है। एग्जाम्पल मैंने दोनों के आपको बता दिए। उसमें क्या था, लिखा तो है क्लियर क्लियर कि ये मकान बेच रहे हैं, ये जगह है, पर कितने अमाउंट में बेच रहे हैं, इतने में। आप 15, 16, 17 में से किसी एक अमाउंट में बेची ली होगी। यहां पे क्या चीज निकल के आ रही, घर ही पता नहीं चल रहा है कौन सा घर है। तो एक्चुअल लिखा तो है डॉक्यूमेंट के अंदर कि मैं ये अपना खाली मकान जो करोल बाग में ऐसे कर रहा हूं, अब वहां ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही है कि कौन सा खाली मकान। खाली मकान और भी हो सकते हैं उसके पास करोल बाग में। तो ये तो हुई लेटेंट एम्बिग्यूटी, ठीक है। अब आज की जो सेक्शंस हैं, पुराने लॉ की बात करें 93 एंड 94, वो पेटेंट एम्बिग्यूटी से डील करती है, ठीक है। तो लेटेंट एम्बिग्यूटी से आगे वाली सेक्शन से उसके अंदर समझेंगे। कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने आपको यहां बता दिया। तो सेक्शन 96 न्यू लॉ और सेक्शन 93 पुराने लॉ, ठीक है। ये चीज तो आपको याद रखनी है। When the language used in a document is on its face ambiguous or defective, ये कह रहे हैं कि किसी डॉक्यूमेंट के अंदर जो भाषा है, लैंग्वेज है, वही उसको क्लियर स्पष्ट कर रही है कि ये डॉक्यूमेंट क्या है, अस्पष्ट है और डिफेक्टिव है, एम्बिगुअस है और डिफेक्टिव है। थोड़ा सा इसको इजी करता हूं मैं। ये डॉक्यूमेंट लिया मैंने, अब इस डॉक्यूमेंट में किसी भाषा में लिखा, भाषा कुछ भी हो सकती है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, जो भी वॉटएवर, जो लोग जैसे एग्रीमेंट जिस अपने रीजन से हो, जिस वहां से स्टेट से हो, उस भाषा में करेंगे अपना एग्रीमेंट। तो ये कहते हैं कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो लैंग्वेज यूज हुई है ना, जो भाषा का प्रयोग करा गया उस डॉक्यूमेंट के अंदर, उस भाषा को ही देखकर ही ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें क्या है, कोई डिफेक्ट है या एम्बिगुअस है, अस्पष्टता है। तब अगर ऐसी सिचुएशन है, मान लो इसमें कोई चीज कंडीशन लिखी है किसी भाषा से, पर उसे क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, और ये देख के इस लैंग्वेज को पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि इसमें अस्पष्टता है या कोई डिफेक्टिव है ये, ठीक है, एम्बिगुअस है। तो तब ये कह रहा है कि एविडेंस मे नॉट बी गिवन ऑफ फैक्ट विच वुड शो इट्स मीनिंग और सप्लाई इट्स डिफेक्ट। तब ये कह रहे हैं कि इस चीज के लिए, मानो ए और बी के लिए, इस डॉक्यूमेंट को लेके, ए और बी को लेके, इस डॉक्यूमेंट को लेके अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है कि लैंग्वेज से ये बढ़क देखने के बाद ही उस डॉक्यूमेंट की क्लियर शो हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो एम्बिगुअस से डिफेक्टेड है, तो कोई भी एविडेंस नहीं दिया जा सकेगा। बड़ा क्लियर समझ लो, ना तो रिटन ना ही मौखिक, ना तो ओरल और ना ही रिटन। ये बात हुई। अब इसको मैं थोड़ा सा और इजी वे में समझाता हूं। जैसे सपोज करो ये ए और बी, यही दो व्यक्ति ले लेते हैं हम, ठीक है, ए और ये व्यक्ति ले लेते हैं हम। मैं बताऊं आपको, इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे इलिस्ट्रेशन वाला ही ले लेते हैं कि ए है, वो बी के साथ एक रिटन सेल का डॉक्यूमेंट बना के तैयार हुआ, सेल डीड रिटन में उसने बनाई, और ए एग्री हुआ बी के साथ कि वो अपना घोड़ा उसको बेचेगा, ठीक है। कितने का बेचेगा, 1 लाख और 1,50,000 का, 1 लाख रुपए का या 1.5 लाख रुपए का। तो अब ऐसी सिचुएशन अगर है, किसी डॉक्यूमेंट में इस तरह की कोई चीज लिखी है, तो हमारा लॉ जो है वो ये कहता है कि इसके लिए आप कोई भी एविडेंस नहीं दे सकोगे, वेदर ओरल और रिटन, ना तो मौखिक ही ना ही लिखित। जब डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये एम्बिगुअस और डिफेक्टेड है, तो नहीं दे सकोगे, ठीक है।
किसके लिए नहीं दे सकोगे ये और समझ लेते हैं। उसकी मीनिंग बताने के लिए कि यहाँ पे क्या मतलब है। अब जैसे हमने जो एग्जांपल लिया था, इसमें इसने घोड़ा 1 लाख का बी को बेचा, 1.5 लाख का बेचा, तो आप ये नहीं बताओगे कि इसका मीनिंग क्या निकल रहा है या इसका जो जो डिफेक्ट है वो क्या है, उसके रिगार्डिंग आप कुछ नहीं कर सकते, बात खत्म। अब ऐसे ही कोई आपने दूसरा एग्जांपल ले लें, डीड का, इसमें इलस्ट्रेशन का। आपने कोई डीड बनाई, अब डीड में एक ब्लैंक जगह छोड़ दी, तो ये देखते ही पता चल रहा है, तो जब आपने बनाई होगी तभी दिख रहा होगा इसमें क्या भरना है। ऐसे ही जब आपने डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट करा है कि घोड़ा कितने का बेचना, तभी आपको क्लियर करना था। लॉ की इंटेंशन इसके पीछे ये है, अननेसेसरी टाइम खराब करने की बात नहीं है। तो वो यही कहते हैं कि इसी डीड में अगर आपने कोई जगह ब्लैंक कर दी है तो उस फैक्ट के लिए भी आप एविडेंस नहीं दे सकोगे कि इस जगह पे क्या भरा जाना था, ना तो ओरल ही और ना ही रिटन में। 96 भारतीय साक्ष्य अधिनियम और 93 इंडियन एविडेंस एक्ट बड़ा क्लियर कहता है कि किसी डॉक्यूमेंट के अंदर लैंग्वेज ऐसी है, उसको देखने के बाद ही अगर पता चल रहा है कि उस डॉक्यूमेंट में क्या है, एम्बिगुअस है वो डॉक्यूमेंट या डिफेक्टेड डॉक्यूमेंट है, तो उस फैक्ट को ये बताने के लिए कि इस फैक्ट की मीनिंग क्या है या इस फैक्ट में क्या डिफेक्ट है, इसके लिए कोई भी एविडेंस नहीं दिया जा सकेगा, ना तो आपका रिटन में ही और ना ही ओरल। बस नेक्स्ट सेक्शन जो है वो 97 है न्यू लॉ की, और 94 हो जाती है हमारे पुराने लॉ की। तो 97 जो सॉरी 94 थी पुराने लॉ के अंदर, वो 97 हो गई है नए लॉ के अंदर। अगर पूछे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 2023 के अंदर 97 सेक्शन क्या कहती है, तो कहती है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट। और 94 पूछो तो इसकी भी हेडिंग यही है। बाकी और चीज देखने को इस सेक्शन के अंदर नहीं मिलता है, आपको सिर्फ यही है कि जो पुराने लॉ में 94 थी अब वो नए लॉ के अंदर 97 हो गई है। और मैं आपको बार बार रिपीट करता चला आ रहा हूं कि मैंने जो ग्रीन से लिखा है इट मीन्स वो नए लॉ की है, नए लॉ के अंदर वो चीज हो गई है अब, और जो रेड से कर रहा हूं इट मीन्स वो पुराने लॉ में थी या उसको डिलीट कर दिया गया। इतना मतलब आपको समझना है। तो जो ग्रीन से है वो नए लॉ की बात हो रही है, जो रेड से मतलब वो पुराने लॉ में सेक्शन रही। ठीक है। When language used in a document is plain in itself and when it applies according to existing fact, evidence may not be given to show that it was not meant to apply to such fact. ये कहते हैं कि एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, अब इस डॉक्यूमेंट में जो लैंग्वेज लिखी है, ठीक है, वो तो क्लियर दिख रही है, क्लियर बात हो रही है। जैसे कि एक मकान वाला ले कि ए और व्यक्ति ने एक कंडीशन करी कि हम ये मकान अपना एक खाली मकान है वो आपको दे देंगे, ठीक है, किसी प्लेस को बता दिया, बड़ा क्लियर चीजें लिखी हैं, बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, पर कौन सा वो खाली मकान है ये पता नहीं चल पा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज को देखने के बाद ही क्लियर है कि ये स्पष्ट है, पर एक्चुअल में जो फैक्ट हैं उसके, उनको देखने के बाद ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी थी। तो उसके रिगार्डिंग भी कोई एविडेंस आप नहीं दे सकोगे। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि यहां पे इस डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है। जैसे मैंने आपको बताया कि ए ने लिखा कि भाई वो अपना एक खाली मकान है, वो पर्टिकुलर इस जगह पे है, वो उसको आपको देगा जो इतने बीघा जमीन में है। क्लियर है, ये चीज स्पष्ट है। अब बाद में पता चल रहा है कि भाई साहब वो कह रहा है, जो आदमी ए है वो कह रहा है नहीं नहीं ये वाली जगह नहीं थी, जगह वो दूसरी थी, मेरे पास एक और खाली इसी तरह की जगह है इसी जगह पे। तो हमारा जो लॉ है वो ये बड़ा क्लियर कहता है कि ये क्लियर करने के लिए इस फैक्ट को कि वो कौन सी जगह है, उसके लिए आप कोई भी एविडेंस नहीं दे सकोगे, ना तो रिटन और ना ही ओरल। ये तो वही लॉ की बात। अब इसके अंदर ही जजमेंट ने ये कर दिया है, एक जजमेंट आई थी जनरल कोर्ट मार्शल वर्सेस अनिल तेज सिंह धलीवाल, AIR 1998 सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें यह बताया कि जो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 94 है वो
तभी अप्लाई होगा जब वो डॉक्यूमेंट है जो तुमने तैयार करा था उसका एग्जीक्यूशन हो गया हो। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है जो ए और बी ने बनाया, इसका क्या हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया, मतलब निष्पादन हो गया हो। तो पहली कंडीशन तो ये कि 94 पिक्चर में तभी आएगी जब इसका निष्पादन हो गया हो, और निष्पादन हुए ही हो, साथ साथ में एडमिटेड भी कर लिया गया हो। मतलब ये जो कंडीशंस इन्होंने लिखी थी दोनों ने एडमिटेड कर ली हो। अब एडमिटेड मतलब क्या हो गया, उसका एग्जीक्यूशन हो गया, अनऑथराइज हो गया वो, ठीक है, एडमिटेड हो गया वो, सिग्नेचर आ गए दोनों अथॉरिटी के, ठीक है। एंड देयर इज नो वायलेटिंग सर्कमस्टांसेस अगेंस्ट, वो कह रहा है कोई ऐसी विकट स्थिति पैदा ना हो जाए जिससे बहुत कुछ गड़बड़ हो जाए। वायलेटिंग सर्कमस्टांसेस की बात कर रहे हैं, अगर ऐसी ना हो तब की बात कर रहे हैं, ऐसी ना हो। हेंस तो आगे बता रहे यद्यपि जो ओरल एविडेंस ऑफ विटनेस है वो प्रोसीडिंग्स ऑफ बोर्ड होती है। जो ओरल एविडेंस जो होता है, एविडेंस जो होता है ओरल एविडेंस, वो क्या होता है, विटनेस की प्रोसीडिंग्स क्या होती है, प्रोसीडिंग्स ऑफ बोर्ड होती है। तो वुड बी एडमिसिबल इन एविडेंस, तो वो कहते हैं इसको एडमिसिबल हो जाना चाहिए। तो यहां पे ये कह रहे हैं कि ऐसे फैक्ट के लिए ओरल एविडेंस भी आप दे सकोगे, पर इन्होंने बता दिया, एक्सेप्ट कर दिया कि कोई ऐसी कंडीशन ना हो जिससे मीडिएटिंग सर्कमस्टांसेस पैदा हो जाए, तब नहीं दे सकोगे आप, ठीक है। बाकी इसके बाद कोई और जजमेंट आई हो तो उसका क्या मतलब निकलेगा वो आप समझो। अभी के लिए तो सिर्फ यही है कि कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें चीज क्लियर है, पर उस डॉक्यूमेंट के अंदर इस लाइन का मतलब क्या होगा, इस फैक्ट के लिए आप कोई भी एविडेंस नहीं दे सकोगे, ना तो ओरल ना ही राइटिंग। पर एक जजमेंट आई जनरल कोर्ट मार्शल वर्सेस अनिल तेज सिंह धालीवाल AIR 1998 सुप्रीम कोर्ट, इसमें ये बता दिया इन्होंने कि सेक्शन 94 पिक्चर में तभी आएगी जब जो उनका डॉक्यूमेंट उसका एग्जीक्यूशन हो गया और वो एडमिटेड कर लिया गया हो। और जो हम ओरल एविडेंस विटनेस का कराते हैं वो प्रोसीडिंग्स ऑफ बोर्ड ही होती है। तो ओरल जो एविडेंस है वो एडमिसिबल होना चाहिए, ठीक है। पर वो कहते हैं कि जब ही एडमिसिबल होगा जब ऐसी कंडीशन ना हो जो बहुत ज्यादा संकटापन्न उत्पन्न कर दे, विटिएटिंग सर्कमस्टांसेस पैदा कर दे, मतलब उससे सारी चीज ही बिल्कुल चेंज हो जाए, मतलब अन्याय हो जाए। ये कहना तो ये चाहते हैं कि मतलब गए थे दोनों न्याय के लिए, अन्याय हो जाए, तो ऐसी स्थिति ना पैदा हो। ये तो था ये। अब इसका इलस्ट्रेशन मैं बता देता हूं। इलस्ट्रेशन यही है कि A sells to B by deed, A है कुछ बेचता है B को बाय डीड के द्वारा, एक अपनी जमीन बेचता है जो उसकी रामपुर में है 100 बीघा, ठीक है। A B को डीड के द्वारा एक जमीन बेच देता है, सेल डीड के द्वारा एक संपत्ति जो कि उसकी रामपुर में है 100 बीघा में। A has an estate at Rampur containing 100 बीघा, evidence may not be given of the fact that the estate mean to be sold was on situated at a different place। तो वही वाली बात है कि A और B एग्री हुए कि भाई साहब रामपुर में एक 100 बीघा की जो हमारी प्रॉपर्टी है उसके लिए, अब बाद में जो बी व्यक्ति है, सॉरी हाँ, तो ए ने अपनी प्रॉपर्टी जो बी को बेचने के लिए की, तो बाद में अब ए व्यक्ति कह रहा है कि नहीं ऐसी प्रॉपर्टी मेरे पास रामपुर में और भी है, तो इसके लिए कोई भी एविडेंस नहीं दिया जा सकेगा। ये सेक्शन 94 कहती है। बस इतनी सी बात याद रखना। मैं इसी तरीके से बता दूं कि जब किसी डॉक्यूमेंट के अंदर उसकी लैंग्वेज ही बड़ा क्लियर हो, ठीक है, और उस लैंग्वेज को क्लियर देखने के बाद उससे खुद ही प्रतीत होता है कि ये फैक्ट एग्जिस्टेंट करता होगा, ठीक है, ये फैक्ट यहाँ पे, इसका मतलब ये है, तो उस जगह पे उस फैक्ट का क्या मतलब है, उस चीज के लिए कोई भी आप एविडेंस नहीं दे सकोगे। ओरल एविडेंस दे सकोगे जजमेंट के अकॉर्डिंग, जो जनरल कोर्ट मार्शल वर्सेस अनितेश सिंह धालीवाल है, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि उसका क्रक्स क्या है। बाकी अभी लॉ यही है, आगे कोई जजमेंट से कुछ नया आता है तब का तब देखेंगे। बाकी आप इसके ऊपर सर्च करना, शायद आपके लिए कुछ मिले। सिंपल भाषा यही है कि आप कोई एक डॉक्यूमेंट है जिसपे लिख देते हो कि ये जगह है, ये हम आपको दे देंगे, फिर आप ये कहते हो कि नहीं हमने जो जगह बोली थी ना वो ये वाली जगह है, हमारे पास ऐसी जगह एक यहाँ पे भी है, तो इस तरह के लिए कोई भी एविडेंस आप नहीं दे सकोगे। ये है सिचुएशंस। एक्सरसाइज कर लेते हैं हम, जो क्वेश्चंस हैं कुछ वो कर लेते हैं। अंडर सेक्शन 37 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 a criminal trial regarding relevancy of certain evidence for proving in subsequent proceedings truth of fact stated shall be deemed to be। तो सेक्शन 33 के अंदर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं क्रिमिनल ट्रायल की, जो रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस के लिए होती हैं, वो किसके बीच में होती हैं?
तो प्रोसीडिंग्स बिटवीन द कंप्लेनेंट एंड एक्यूज, क्या कंप्लेनेंट एंड एक्यूज के बीच में होती है? प्रोसीडिंग्स बिटवीन द प्रोसिक्यूटर एंड द एक्यूज, क्या प्रोसिक्यूटर और एक्यूज के बीच में होती है? क्रिमिनल की बात हुई है। अब प्रोसीडिंग्स बिटवीन द विटनेस प्रोड्यूस फॉर द कंप्लेनेंट एंड द एक्यूज, ऑल ऑफ द अबव, क्या ये सभी सही है? तो बताओ, तो आंसर इसका होगा बी। अब एक सिचुएशन ये है कि सुरेश, रमेश एंड जगदीश आर केप्ट इन जुडिशियल कस्टडी इन अ हाउस डिक्लेयर एज जेल अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। तो सुरेश, रमेश और ये जगदीश 3 व्यक्ति हैं, इनको जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है एक घर में, जिसको एक विशेष परिस्थितियों के अंदर जेल डिक्लेयर किया गया था उस घर को। ठीक है, एक घर है, उसको विशेष परिस्थितियों में लॉ के द्वारा जेल डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर सुरेश, रमेश और जगदीश 3 आदमियों को रख दिया जाता है। साथ में ही क्या है आगे, देयर आर स्टैंड गार्ड ऑफ आर्म फोर्सेस अराउंड द हाउसेस, और घर के आसपास क्या लगा दी गई है, उसकी निगरानी के लिए आर्म फोर्सेस लगा दिए गए हैं। जगदीश इज मर्डर्स, अब क्या होता है, जगदीश का खून हो जाता है, हत्या हो जाती है जगदीश की। ठीक है, फॉर विच सुरेश एंड रमेश आर प्रोसिक्यूटेड, अब उसकी हत्या के लिए रमेश और सुरेश को क्या किया जाता है, प्रोसिक्यूट किया जाता है, मतलब केस चलाया जाता है उनके ऊपर। डायरेक्ट एविडेंस ऑफ मर्डर इज नॉट फाउंड, अब इस मर्डर से रिलेटेड, जो जगदीश का मर्डर हुआ है, इससे रिलेटेड कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिल रहा है। तो प्रोसिक्यूशन वांट्स टू प्रूव दैट एंट्री ऑफ एनीबडी वाज नॉट पॉसिबल ड्यू टू गार्ड ऑफ आर्म फोर्सेस, कमीशन ऑफ मर्डर ऑफ जगदीश वाज नॉट पॉसिबल बाय एनीबडी एल्स देन सुरेश एंड रमेश, द फैक्ट इज। तो डायरेक्ट एविडेंस कोई मिला नहीं है। अब प्रोसिक्यूशन जो है वो ये प्रूव करना चाह रहा है कि जो ये 3 बंदे व्यक्ति थे, जो जगदीश था, वहां पे जो आर्म फोर्सेस है उसका कड़ा पहरा था, मतलब इन तीनों के अलावा वहां कोई और हो ही नहीं सकता, कोई आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये फैक्ट हमारा प्रोसिक्यूशन प्रूव करना चाहता। तो अब उसके रिगार्डिंग पूछा गया कि ये फैक्ट रेलिवेंट है, इरेलीवेंट है, नाइदर रेलिवेंट नॉर रेलिवेंट और अनकंक्लूसिव प्रूफ, क्या कहलाएगा ये? एक स्थिति ऐसी आ गई कि सुरेश, रमेश और जगदीश 3 आदमी को एक घर के अंदर एज अ कैद किया जाता है और उस घर को जेल डिक्लेयर कराया, जिसे आर्म फोर्सेस ने पहरा लगा रखा है। अब जगदीश की मृत्यु हो जाती है, डायरेक्ट एविडेंस कोई कुछ मिल नहीं रहा है प्रोसिक्यूशन को, तो प्रोसिक्यूशन ये प्रूव करना चाहता क्योंकि घर के चारों तरफ बोले गार्ड्स ने पहरा दे रखा था, अब वहां किसी और का पहुंचना पॉसिबल था ही नहीं, तो जो मर्डर किया है वो सुरेश और रमेश ने किया, इनके अलावा कोई और नहीं कर सकता। इस तरह का फैक्ट क्या रेलिवेंट होगा, इरेलीवेंट होगा, नाइदर रेलिवेंट नाइदर नॉर इरेलीवेंट होगा और कंक्लूसिव प्रूफ है। तो आंसर इज वो क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है, रेलिवेंट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक डाल दूंगा जिससे आप पीडीएफ ले सकोगे। बाकी मेरे इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके आप इजीली पहुंच सकते हो